हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है आपने जीओसी अच्छे से पढ़ी होगी, दबा के उसकी प्रैक्टिस की होगी। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको जीओसी करनी मस्ट है। अगर आप जीओसी के 19 लेक्चर्स हैं, अगर आप वो अच्छे से देख चुके हैं, उनके नोट्स रिवाइज कर चुके हैं, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है उसको देखने का। क्लियर? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जीओसी से ही उठा के बनते हैं। जो बेसिक है ऑर्गेनिक का नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली जीओसी से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला एल्केन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। जैसे मान लो कार्बन एक है तो N की वैल्यू 1 होगी, यानी कि हाइड्रोजन की 2 इंटू 1 2 प्लस 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 4, यानी कि ये एल्केन है। हम जानते हैं ये मीथेन है ना। ऐसे ही प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी कि फ्रॉम अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? ये चीज आपको शायद क्लियर होगी कि सैचुरेटेड जिनमें और बॉन्ड ना बनाए जा सके, अनसैचुरेटेड जिनके बॉन्ड तोड़ के हम कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन और अल्काइन से, ये क्या है एल्काइन। एल्काइन को हमने हाइड्रोजनेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। दे आर कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन। प्लेटिनम खरीदना होगा आपको, अरे मेहनत करो सब आएगा। फिर एल्कीन, एल्कीन से आएगा एल्केन, ये अगेन हाइड्रोजनेशन किया। ये एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहे हैं तो एंथैल्पी कैसी होगी नेगेटिव, एंड दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। क्लियर? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या सही तरीके से कहें तो ये है कि जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होगी, है ना। रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए ना यार, जब तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब बात आती है फ्रॉम Rx, दीज आर हेलो एल्केन्स। एक बार फिर कह दूं, जीओसी अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो एरीन हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन्स, सब वहीं से जुड़ा हुआ है ना। अब आगे वाली यूनिट चटाक से हो जाएंगी, एक सेकंड में कह दूंगा मैंने वहां पे ये पढ़ाया हुआ है ना। तो प्लीज फॉलो 19 लेक्चर्स, सिर्फ 19 लेक्चर आप सीरियसली पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। थोड़ा थोड़ा जो ऊपर से बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे निकाल दूंगा। क्लियर? अब आती है बाय हेलो एल्केन से कैसे, पहला तो रिडक्शन से, दूसरा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। अब रिडक्शन से कैसे, इसको रिड्यूस कर दो यानी कि रिडक्शन दो तरह से होता है। कौन कौन से? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो बाय रिडक्शन से जिंक और HCl, या फिर अल्कोहलिक मीडियम में भी कर सकते हो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा एल्केन। क्लियर? वुड्स रिएक्शन चलिए करवा देता हूं, स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। वुड्स रिएक्शन में अपने क्या चाहिए, तो हेलो एल्केन, वो दो हेलो एल्केन, या तो यहां पर भी 2 लगा दो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोडियम आयन चाहिए और ड्राई ईथर। ईथर जानते हो ROR' है ना, ये एज अ कैटलिस्ट होगा, रिएक्शन में यूज नहीं होगा। अच्छा, कैटलिस्ट का काम ध्यान आ गया तो बता दूं, कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट ऐसे समझ लो, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है ना, और यहां पे ऐसे रिएक्शन ऐसे जानी तो ऐसे इस गड्ढे के कारण ऐसे हो जा रही है ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस सबस्ट्रेट पे आके बैठ जाता है और रिएक्शन को फास्ट करवा देता है। फिर सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट का था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और कैटलिस्ट अलग हो जाता है। ठीक, तो कैटलिस्ट का खाली इतना काम है कि रिएक्शन को स्पीड अप करवाना, बस
और कोई काम नहीं है। या एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। रेट की बात वही है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो चलते हैं वापस उस रिएक्शन पे। तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, ड्राई ईथर, तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्केन और सोडियम हैलाइड। अब इसकी खास बात क्या है, अच्छा जिन्होंने ये उड रिएक्शन पहले समझ रखी है वो 2-2.5 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिनको दोबारा करना है और अच्छे समझना है तो देख सकते, कोई बुरी बात नहीं है। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अरे दिख रहा है भैया यहाँ पे 2 मोल लग रहे हैं तो 2 के बीच में फंसेगा। अब मान लो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो एटलीस्ट यहां पे इथेन बन सकता है, मीथेन नहीं बन सकता, है ना। अच्छा, सुटेबल फॉर सिमेट्रिक एल्केन बिकॉज डिफरेंट अल्काइल हैलाइड टेकन, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पे है, एक अल्काइल ग्रुप ये है एक कार्बन का, ये है 2 कार्बन का, सत्यानाश हो गया। क्या हो गया, इथेन भी बन रहा है, प्रोपेन भी बन रहा है, ब्यूटेन भी बन रहा है, कुछ भी अलग नहीं कर पाओगे। यहाँ कम से कम एल्केन कुछ भी बन रहा था तो उसको अब सेपरेट तो कर रहे थे, यहाँ पे मिक्सचर बन जाएगा। तो सिमेट्रिक हो मतलब यहां पर भी अगर मैं BrCH3 लूं तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH3, है ना। इसको आप आराम से एक्सट्रैक्ट कर लोगे जो कि ये वाला प्रोडक्ट है ना। लेकिन एनसिमेट्रिक होने के कारण यहाँ पे मिक्सचर बनने का कुछ भी ढंग से हाथ में नहीं लगेगा। अब आती है बात फ्रॉम डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, ये क्या है, 2 अल्काइल है तो डाई एल्काइल कॉपर लिथियम। इससे प्रिपरेशन कैसे करोगे, कुछ नहीं, दूसरा है जो हेलो एल्केन है वो लाके टकरा दो। क्या होगा, इसको एक नाम देते हैं गिलमन रिएजेंट। रिएजेंट जरूर याद रखना, बेयर्स रिएजेंट, लिंडलास रिएजेंट, ब्रिज रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, है ना, और अपना ल्यूकास रिएजेंट। तो ये सब है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख लिख के चिपका दो दीवार में, है ना। अगर आपको कुछ वाकई लाइफ में करना है तो पूरी जी जान लगा दो, है ना, बिल्कुल होगा वो काम। और नहीं करना है, टाइम पास करना है तो भैया चलते हैं आगे, है ना। तो डाई एल्काइल ले लिया, डाई एल्काइल लिया तो इसकी रिएक्शन करवा दी किससे, किसी भी दूसरे हेलो एल्केन से। तो यहां पे क्या बन गया, एल्केन, साथ में कॉपर एल्काइल बाहर आ गया और ये लिथियम हैलाइड बाहर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल रिएक्शन है, बस प्रिपरेशन में बतानी जरूरी थी। ये ध्यान रखना कि गिलमन एजेंट कौन सा होता है, डाइएल्काइल कॉपर लिथियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम गिलमन रिएजेंट, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या है, उर्स रिएक्शन की तरह ही है, बस वहां पे हमने सोडियम आयन यूज किया था और यहां पे जिंक आयन यूज करेंगे। दिस इज हेलो एल्केन अगेन एंड जिंक आयन इज यूज्ड एंड एल्केन इज फॉर्म्ड। नेम रिएक्शन है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। थर्ड है फ्रॉम ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट को एक तरह से और भी बताते हैं RMgX। अरे भैया, अरे RMgX भाई, तो RMgX को रिएक्ट करवाया पानी से, सीधा सीधा मिल गया यार, क्योंकि MgOHX ये हमेशा प्रोडक्ट निकलेगा किसमें, ग्रेगनार्ड में, ध्यान रखना ये हमेशा। तो ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, एल्केन। भैया प्रिपरेशन ऑफ एल्केन ही तो पढ़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ज़ेरेवेंटॉफ रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ज़ेरेवेंटॉफ रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, एक चीज कमाल की बात है कि ये RMgX है, RMgX में अल्कोहल डाल रहा हूं, एल्काइन डाल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड डाल लो, चला मिलता है एल्केन ही है। कमाल की बात है ना, क्या कि इसमें अल्कोहल डाल लो, एल्काइन डाल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिलता क्या है, एल्केन। और कैसे कर सकते हैं, आपको ये पता है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कहां कहां मिलता है एक बार फिर बता दूं, कहां, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, और ये हो गया कीटोन। कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड यहां मिलता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप से हो सकता है कैसे, अरे यहाँ पे मतलब इसका कहने का मतलब है कि अपन कीटोन से भी बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। कैसे, मात्र रिडक्शन करके। कौन कौन से, कि एक तो हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। तो हाइड्राजीन को यूज करो KOH की प्रेजेंस में तो भी मिल जाएगा क्या, एल्केन, है ना। इसको क्या नाम दे देंगे जब हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और जब जिंक अमलगम, इसको क्या बोलते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे, जिंक अमलगम। ठीक,
जिंक अमलगम से साथ करेंगे और HCl की प्रेजेंस में, तो उसको वहां पे एल्केन मिलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन को बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये जब हाइड्रोजन यूज किया तो वुल्फ-किशनर रिडक्शन, और जब हमने जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज किया तो क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है वुल्फ-किशनर इज नॉट सुटेबल फॉर बेस सेंसिटिव ग्रुप। अभी जो हमने वुल्फ-किशनर रिडक्शन पढ़ा था ना, वो जहां पे बेस सेंसिटिव ग्रुप आ जाएगा वहां पे वो काम नहीं करेगा, है ना, कंडीशन आ जाए कि वुल्फ-किशनर रिडक्शन कहां पे काम नहीं कर सकता, जहां पे सुटेबल नहीं है। ऐसे क्लेमेंसन रिडक्शन जो है एसिड सेंसिटिव है ना। आप कैसे याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, आपको याद हो तो वुल्फ-किशनर में NH2 यूज हुआ था, जो कि हम बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना। तो ये उनके लिए बोल देना कि भाई, इसलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बेस है, अगर वो पहले से ही बेस सेंसिटिव होगा तो वो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा इससे रिएक्ट करके, रिडक्शन नहीं होने का। अगर एसिड एसिड जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन में आपने पढ़ा है कि जिंक अमलगम और HCl एसिड है ना, तो ये फिर उससे रिएक्ट कर जाएगा एसिड सेंसिटिव के लिए, तो ये वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है, सुटेबल नहीं है। अच्छा, फिर आती है प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे, डीकार्बोक्सिलेशन का, तो भाई ये क्या है, ये है अपना, चलो इसका आईपीसी नेम लिखते हैं, बताना। 1-2 कार्बन है, अच्छा सही बोल रहे हो तुम, इथेनोइक एसिड। ओ गुड। ये सोडियम, ये वाटर, पानी डाल दिया, यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम इथोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथोनेट। अब यहाँ से क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट कर दिया, तो क्या बन गया यहाँ पे, ये देखो एल्केन बन गया ना, और ये Na2CO3। अपने क्या चाहिए, एल्केन चाहिए ना, तो डीकार्बोक्सिलेशन से भी एल्केन मिल रहा है। और कोलेब इलेक्ट्रोलाइसिस तीनों पे एप्लीकेबल है, एल्केन के लिए भी आ रहा है, एल्कीन के लिए भी आएगा और एल्काइन के लिए भी आएगा। फिलहाल एल्केन के लिए देखते हैं क्या, कि ये याद है कुछ वहीं से, तो कुछ देखा देखा सा नहीं लग रही है। सोडियम इथेनॉइट, इसको तोड़ा तो ये टूट गया प्लस में, और अरे एनोड कैथोड पे चला जाएगा ना, और पानी कैसे टूटेगा, OH नेगेटिव और H प्लस में। अब कैथोड पे तो हाइड्रोजन जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, फ्री रेडिकल में, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। कैथोड पे, एनोड पे है ना। अरे एनोड क्या होता है, अरे भैया ये बता चुका हूं, इसको बोलते हैं कैटायन, इसको बोलते हैं एनायन, इसको बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। कंफ्यूजन हो रही है तो लिख देता हूं, ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा प्लस वाले पोस्ट पॉइंट के साथ, यहां से 2CO2 निकाला तो क्या मिल गया, इथेन यार, है ना। आसान है, क्या तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, गुड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अच्छा, एक चीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो टॉपिक मैं जीओसी में कवर कर चुका हूं वो मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दोबारा कवर करूं, या फिर जो पढ़ रहे हैं उनकी रिवीजन हो जाए। मतलब आप मेरे को एक बार सजेशन दे दीजिएगा कि मैं रिपीट करूं या ना करूं। वैसे तो लेक्चर की जो लेंथ है वही बढ़ेगी उससे, है ना, आपकी मर्जी है। फिलहाल तो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। क्या कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में क्या पढ़ रखे, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, है ना, ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ये टू स्लो होता है। क्लोरीनेशन में अपने को पता है ये मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाओ किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की, तो यहाँ पे CH-Cl3 और यहाँ पे क्या निकल जाएगा HCl, फिर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर Cl2, फिर HCl निकल जाएगा। फिर से यही काम करें, यहाँ पे क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे क्या फिर से HCl निकल गया, और यहाँ पे फिर से एक HCl, ठीक है। लास्ट में क्या बन जाएगा, ये टेट्रा क्लोरो मीथेन, ठीक है। इसके मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि रिपीट टॉपिक है तो ज्यादा टाइम नहीं खा पाएंगे अपन। इनिशिएशन में क्या होगा, Cl2 सनलाइट आएगी तो यहाँ पे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, याद है आपको, बिल्कुल ठीक। और ये फ्री रेडिकल एक आके CH4 से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा CH-Cl3 और H+। क्लियर, देखते हैं जल्दी से। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल अभी इनिशिएशन में पढ़ के आए थे वो आके Cl2 से रिएक्ट करेगा, वो क्या बनेगा, अगेन क्लोरीन रेडिकल,
और क्लोरीन रेडिकल मीथेन से रिएक्ट करेगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, यही चलता रहेगा आगे 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 आगे। फिर क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होगा, दो फ्री रेडिकल मिथाइल के आगे तो क्या बन गया इथेन, दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के आगे तो क्या बन गई क्लोरीन गैस। क्लियर। फटाफट देख लेते हैं नाइट्रेशन, ये भी रिपीट है, मैं पहले करवा चुका हूं। नाइट्रेशन में क्या होगा, वेपर फेज नाइट्रेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, नाइट्रिक एसिड, जो कि क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, में क्लेवेज कार्बन 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 बॉन्ड क्लेवेज कर सकता है, और क्या है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होगा क्या वेपर फेज में, ये वेपर फेज में होगा ओनली, ध्यान रखना वेपर फेज में ये क्या है HNO3, दो एरे तीसरा एरा, तो ये टूटेगा यहाँ पे, फ्री रेडिकल मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, फ्री रेडिकल नाइट्रोनियम फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है एल्केन, एल्केन है ना भैया, और यहाँ पे HNO3 है वेपर फेज में, तो क्या होगा प्रोडक्ट तो बनेंगे अगेन वही, बहुत सारी खामियां, बहुत सारे प्रोडक्ट, यहाँ पे 3 के साथ, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। खराबी क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, अपन सेपरेट नहीं कर सकते भैया, तो क्या है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म डिफरेंट टू सेपरेट, ये था नाइट्रेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कहां एप्लीकेबल है, मोर देन 6 और 6 कार्बन, 6 या 6 से ज्यादा वाले कार्बनों पर ही एप्लीकेबल है। ये आपको दिख रहा होगा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कुछ इस तरह से टूटे कि OH निकल जाए और SO3H बच जाए, ये कौन सा है सल्फोनेशन के लिए फ्री रेडिकल आयन। तो कोई भी 6 का है या 6 से ज्यादा, ये कितने का है 6 का है तो भी एप्लीकेबल, 6 से ज्यादा 7 7 8 हो गया 9 10, बस तुम्हें यहीं तक पढ़ना है, तो वहां तक ये पॉसिबल है, क्या बनाएगा सल्फोनिक एसिड, बात ही खत्म। ठीक, इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से एक बार कहता हूं, जीओसी अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, जब तक जीओसी स्ट्रांग नहीं होगी ऑर्गेनिक नहीं चल सकती।